कि मेरी बीमारी की दवा है। अच्छा ठीक है, आप चलिए घर। दोनों नंद भाभी हाथों में भारी सामान उठाए लेकर जाने लगीं, जिसके बाद अभी बस वो गांव में ही पहुंची थी कि तभी। और मानवी, क्या दिलवा कर ला रही हो अपनी भाभी को? कुछ नहीं भाभी, बस कुछ घर का सामान लेने गई थी। घर का सामान इतना ज्यादा कि आज तो कुछ बढ़िया बनने वाला है। चलो अच्छा है। अब आपको कैसे बताऊं भाभी कि ये बाढ़ से बचाव के लिए है। सच में किसी भी इंसान के अंदर मैंने ऐसी सनक नहीं देखी जैसे कि मेरी भाभी के अंदर है। मानवी ऐसे ही सोचते हुए घर में आ गई। वैसे तो वो दोनों छिपकर ही आ रही थीं, लेकिन सुगंधा ने उन्हें देख लिया। कहाँ चली गई थी दोनों? मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी और परेशान हो रही थी। वो माँ वो, और ये क्या है? माँ जी, ये हमारा सामान है, मुश्किल वक्त में काम आ जाएगा। बस नेहा, यहीं चुप हो जा। तूने क्या समझा हुआ है? हम सब पागल हैं? अरे तेरी बातों से और तेरी इस सनक को देखकर तो लग रहा है कि तू अगर बाढ़ नहीं भी आ रही होगी ना तो तू बुलवा लेगी। नहीं माँ जी, मेरा दिल कभी भी ऐसे बेचैन नहीं हुआ जैसे कि अब हो रहा था। बस मैं ये नहीं चाहती कि आगे को इस चीज़ को सोचकर मैं पछताऊं कि मैंने वक्त रहते कुछ नहीं किया, जबकि मेरा मन मुझे बार बार करने को बोल रहा था। अरे भाड़ में जाए तेरा मन। तू एक नंबर की सनकी है, सनकी। मुझे तो लगता है कि तुझे डिप्रेशन है, तभी तो बस एक जैसी बात किए जा रही है। बाढ़ बाढ़ बाढ़, मन उदास, घबराहट। हम तुझे समझा रहे हैं लेकिन पता नहीं किस खुशी में ये सब ले आई है। देख, बाहर कुछ नहीं हो रहा है और कुछ होगा भी नहीं, समझ आया? माफ कर दीजिए माँ जी। मन तो कर रहा है कि इस राशन को आग लगा दूं, लेकिन क्या करूं, गरीब हूं, नहीं कर सकती। अब पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। चल तो जा, अब इसको कहीं रख दे। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपको इस तरह से नाराज नहीं करना चाहती थी। नेहा बेचारी ने माफी मांग ली, जिसके बाद वो सामान को अपनी नंद के साथ छत पर ले आई। उनकी छत बस एक मंजिला थी और उसके ऊपर एक कोने में एक छोटा सा कोना बना हुआ था जिस पर फाइबर का छप्पर था। नेहा ने सारा सामान उसके नीचे रखना शुरू कर दिया। मानवी, आज मुझे सच में अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अपने दिमाग से हार गई। हाँ भाभी, आप अपनी भावनाओं में कुछ ज्यादा ही उलझ गई थी, लेकिन चलिए, अब जो हुआ सो हुआ, आप ध्यान नहीं दीजिए। सही कहा, बाबा और तुम्हारे भैया काम पर से आते ही होंगे। चलो नीचे चलकर खाना बनाते हैं। नेहा बेचारी उदास हो गई थी। वो मानवी के साथ उदास से ही नीचे गई, जिसके बाद नेहा ने खाना बनाया। कुछ ही देर के बाद अनिल और अमित आ गए और सभी ने साथ में खाना खाया। जानती हो सुगंधा, हमारे घर के पास की जो नदी है ना, वो बारिशें आने की वजह से काफी ज्यादा भर चुकी है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अरे ऐसे तो कभी कभी हो ही जाता है। अब नदी है तो कभी भरेगी तो कभी सूख भी जाएगी, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद बस सवेरे से ही सो जाना। अनिल की बात को सुनकर सभी ने इसे ऐप के बारे में नहीं पता है। इसकी अच्छी बैटरी निकाल लेता हूँ, ऐप से लॉक खोल दूंगा और नई की जगह पुरानी बैटरी नई बोलकर लगा देता हूँ। भैया, बैटरी में बारिश का पानी चला गया है और कंडक्टर फ्यूज हो गया है। बैटरी बदलनी पड़ेगी, 5,000 का खर्चा आएगा। 3,000 रुपए घर के लिए जोड़े थे, लेकिन 5,000 ही रिक्शा में लग गए। मैकेनिक ई रिक्शा से अच्छी बैटरी निकालकर पुरानी बैटरी लगा देता है। ई रिक्शा चालू हो जाता है और शुभम घर लौट आता है और सारी कहानी घर वालों को बताता है। बेटा हिम्मत मत हार, 100 ठोकरों के बाद एक सीधा रास्ता जरूर मिलता है। हाँ भैया, वो कहते हैं ना, अपना भी टाइम आएगा। छोड़ो, आज खाने में क्या बना है? रात की आलू की सब्जी बची है, उसी के आलू के पराठे बनाऊंगी। आइए सब लोग बैठिए। पूरा परिवार खाने बैठता है और शाम्भवी भी छोटी सी रसोई में बैठकर पिछले रात की बची आलू की सब्जी आटे में गूंथ कर पराठे सेकने लगती है और नित्या सभी को पराठे परोसती है। तभी बारिश तेज हो जाती है और घर में सड़क का गंदा बदबूदार कीचड़ वाला पानी आने लगता है। अरे कोई इस बदबू का कुछ करो, इतनी बदबू में आलू के पराठे कैसे खाएंगे? हमें इसी बदबू में खाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बारिश कम नहीं होगी तब तक हम क्या कर सकते हैं। भार्गवी, कुछ तो करो, हम इस बदबू में खाना नहीं खा सकते हैं। भार्गवी घर में पड़े जूट बोरे से गंदा पानी पोंछकर घर के बाहर निचोड़ना शुरू करती है। गंदे पानी और कचरे को हाथ लगाती ही भार्गवी को उल्टियां हो जाती हैं। ऐसे ही एक एक दिन करके पूरा महीना निकल जाता है। तीनों भाई पूरे महीने की कमाई जोड़कर घर के सभी खर्चों का हिसाब करने बैठते हैं। पहले बिजली का बिल और गैस सिलेंडर के पैसे अलग करो, फिर राशन का खर्च, प्रियांशु और मिस्टी की स्कूल फीस और दूध के पैसे भी भरने हैं। भैया, मेरे कॉलेज और ट्यूशन की फीस भी जमा करनी है। मम्मी पापा जी की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। सब खर्चे निकालने के बाद इतने ही पैसे बचे हैं, इसे महीने भर की सब्जी छोटे मोटे खर्चे चलाने हैं।
अरे सावन भी आ गया है, मेरे और तीनों बहुओं के लिए चूड़ियां और नई साड़ियां भी लेनी पड़ेंगी। फिर मेले में बच्चे भी कुछ लेने की जिद करेंगे। खर्च देखकर सभी के गले का पानी सूख जाता है और अगले ही दिन गांव में सावन का मेला लगता है। शाम के वक्त सावन के मेले में चारों तरफ दुकानें सज जाती हैं। कई सारे झूले, कहीं चाट पापड़ी, कहीं आइसक्रीम, तो कहीं चाइनीज फूड के स्टॉल लग जाते हैं। पर तीनों बहुएं चुपचाप घर में बैठी होती हैं। तभी प्रियांशु और मिष्टी रोते हुए कीचड़ में सने हुए घर पहुंचते हैं। अरे क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मम्मी, मेले से हमारा दोस्त नया खिलौना लेकर आया और हम दोनों को गरीब कहकर चिढ़ाने लगा। उसने हमें कीचड़ में भी धक्का दे दिया, बोला कि तुम लोग कभी खिलौने खरीद ही नहीं सकते। और उसके पापा मेले में खिलौने बेच रहे, इसलिए उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं। बच्चों, तुम्हें कितनी बार समझाया, दूसरों की चीज देखकर रोया मत करो। अगर तुम्हें कोई चिढ़ाता है तो चिढ़ाने दो, तुम चिढ़ते क्यों हो? बहुओं, अभी तक हमने दवाइयों के पत्ते खोले नहीं है। दवाइयाँ वापस करके उन पैसों से बच्चों को मेला घुमा ला और खिलौने भी दिला दो। नहीं मम्मी जी, आपकी दवाइयाँ ज्यादा जरूरी हैं और वैसे भी मेले में खिलौने बहुत महंगे बिकते हैं। सीधा 1 का 10 होता है। मेरे मन खड़ी रही। किसी ने उसे डांटा नहीं था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा कि उसकी तारीफ होने के बजाय सबने सुमित्रा के अनुभव की प्रशंसा की। समय बीतते बीतते दोपहर हो गई। बाहर तेज धूप और गर्मी थी। उसी समय सुमित्रा रसोई में बैठकर सब्जी काट रही थी। तभी चंचल रसोई में आती है। दीदी, मेरा पकौड़े खाने का मन कर रहा है। सोच रही हूँ अभी बना लूँ। अगर बनानी ही है तो शाम को बना लेंगे, अभी बहुत गर्मी है। अरे दीदी, मुझे तो अभी ही पकौड़े खाने का मन है। जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस गरम तेल के पास जरा सावधानी से रहना। चंचल कढ़ाई चढ़ाकर उसमें तेल डालती है। कुछ ही देर में तेल खौलने लगता है और वह एक के बाद एक पकौड़े तलने लगती है। गरम तेल की आंच और बंद रसोई की उमस से वहां का माहौल बेहद तपने लगता है। कुछ ही देर में चंचल पसीने से पूरी तरह भीग जाती है। तभी सास रसोई में आती है। अरे बहू, इतनी तेज दोपहर की गर्मी में पकौड़े कौन बनाता है? सुमित्रा ने तुरंत गैस की आंच धीमी कर दी और रसोई की खिड़की खोल दी, जिससे थोड़ी हवा अंदर आने लगी। माँ जी, मैंने तो चंचल को मना किया था कि पकौड़े शाम को बना लेंगे, लेकिन इसका अभी खाने का मन था। बेटा, ऐसे काम सुबह या शाम को किए जाते हैं। इतनी गर्मी में न सिर्फ रसोई तप जाती है। तभी महेश, रोहित और सुरेश भी रसोई में आ गए। भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा था। चंचल अगली बार कुछ भी करने से पहले भाभी से एक बार पूछ लिया कर। इसीलिए कहते हैं घर के बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। सभी ने प्यार से चंचल को समझाया कि सुमित्रा की बात मानने में हमेशा भलाई होती है। चंचल ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में फिर वही बात घर कर गई कि इस परिवार में उसकी बजाय सुमित्रा की बातों को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? क्या इस घर में मेरी भी कभी तारीफ होगी या हर बार सिर्फ भाभी की ही सराहना होती रहेगी? ऐसे ही शाम हो जाती है। चंचल रसोई में सब्जी काट रही होती है और सब्जी के छिलके स्लैब पर ही छोड़ देती है और पास ही में गीले कपड़े भी पड़े हुए होते हैं। तभी सुमित्रा रसोई में आती है। चंचल, छिलके यही छोड़ोगी तो बदबू फैल जाएगी। मैंने डस्टबिन में डाल देती हूँ और इन गीले कपड़ों को भी सही जगह पर रख देती हूँ। दीदी, मैं बाद में साफ कर लेती, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं जानती हूँ, लेकिन गर्मी में ऐसी चीजें ज्यादा देर तक पड़ी रहे तो बदबू और गंदगी फैल सकती है। देखा चंचल, सुमित्रा हर काम समय पर कर लेती है, इसी वजह से इसकी रसोई हमेशा साफ और व्यवस्थित रहती है। सास की ये बात सुनकर चंचल के मन की जलन पहले से और ज्यादा गहरी हो गई। रात का समय था। रसोई में जूठे बर्तन हुए थे। सुमित्रा चुपचाप बर्तन धो रही थी। दीदी, क्या सारे काम आप ही करोगी? मेरे लिए भी कुछ काम छोड़ दिया करो। अरे चंचल, मैं तो बस इसलिए बर्तन साफ कर रही हूँ ताकि रसोई में बदबू ना फैले और सब कुछ साफ सुथरा रहे। या फिर आप ये दिखाना चाहती है कि मैं कोई काम नहीं करती? सुमित्रा चंचल की बात सुनकर चुप हो जाती है। तभी रसोई में पूजा आ जाती है। अरे छोटी भाभी, ऐसा क्यों कह रही हो? बड़ी भाभी तो हमेशा सबकी मदद के नीचे बैठ जाते हैं, जिसे अपनी 4 मंजिला महल की बालकनी से देखकर खुश होते हुए रागिनी अपनी नंद से, देखा तूने, इनकी झोपड़ी तो अब बिना छत की ही हो गई है। इन गरीबों की परेशानियां अब और बढ़ जाएंगी। रागिनी शीतल के साथ सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाती है। इधर कविता खाने पीने के सामान और गीली लकड़ियों को देखकर अपनी सास से, सारा राशन पानी में घुलकर बर्बाद हो गया है। अब चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां भी नहीं बची हैं। सब कुछ गीला हो चुका है। बेटा, थोड़ा बहुत चावल और दाल जो पतीले में बचा है
उसकी किसी तरह गीली खिचड़ी बना लो। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं गीली लकड़ियों को चूल्हे में रखकर जैसे तैसे आग जलाने की कोशिश करती हूँ। कविता जैसे तैसे गीली लकड़ियां चूल्हे में रखकर जलाती है और दाल चावल को धोकर खिचड़ी चढ़ा देती है। इधर रागिनी महल में नीचे की तरफ वापस आकर अपनी आलीशान रसोई में काम वाली बाई को निर्देश देते हुए, शीला बाई, आज मौसम बहुत सुहाना है, काम करो, रसोई में गर्मा गर्म पुलाव बनाओ और साथ में पनीर के पकौड़े और कुछ स्पेशल डिश भी तैयार कर लेना। जी मालकिन, मैं अभी सब कुछ अच्छे से तैयार किए देती हूँ। आज मैं अपना ये शाही खाना लेकर सीधे चौथे मंजिल की बालकनी में बैठूंगी। ठीक उसी जगह से उस झोपड़ी के हाल को देखते हुए आनंद लेकर खाऊंगी। ऐसा सोचते हुए रागिनी अपने शानदार महल के शानदार कमरे की बालकनी में आ जाती है और कविता को चूल्हे पर धुएं में खाना बनाते हुए देखकर बहुत खुश होते हुए मन ही मन में, इस बारिश में अमीर के 4 मंजिला महल के सामने गरीब बहू के बिना छत वाली झोपड़ी देखकर मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। वैसे भी कविता ने मेरे साथ जो किया उसकी जितनी भी सजा उसे मिले वो कम ही है। इसी दौरान मोहल्ले की 2 महिलाएं उस रास्ते से गुजरती हैं और टूटी हुई झोपड़ी और आलीशान महल को देखकर आपस में बातें करते हुए, अरे बहन, जरा इस 4 मंजिला महल और इस बेचारी गरीब की बिना छत वाली झोपड़ी को तो देखो। बारिश में अमीर का 4 मंजिला महल, गरीब बहू की बिना छत की झोपड़ी, इसे ही कहते हैं सबकी अपनी अपनी किस्मत। बिल्कुल सही कह रही हो बहन, ऊपर वाले ने किसी को महल दिया है तो किसी को खुले आसमान के नीचे रहने की सजा दी है। इन गरीबों का तो भगवान ही मालिक है। चलो इनसे थोड़ी देर मिलकर हालचाल पूछते, बेचारों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है इस बारिश में। दोनों महिलाएं झोपड़ी के अंदर आती हैं और कविता और शांति से सहानुभूति जताते हुए, राम राम चाची, देखा हमने कि आंधी ने तुम्हारी छत उड़ा दी। बहुत बुरा हुआ, तुम लोगों के साथ इस बारिश में कैसे गुजारोगे रात। भगवान की मर्जी है बेटा, जो होना था हो गया। हम गरीबों के नसीब में सुख कहाँ लिखा है, बस किसी तरह दिन काट रहे हैं। दोनों महिलाएं थोड़ी देर ढांढस बंधाकर वहां से निकल जाती हैं। झोपड़ी के बाहर निकलते ही फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। अपने घर के आंगन में रागिनी की सास भावना उन दोनों औरतों को अपने घर बुलाते हुए, अरे कमला विमला, बारिश हो रही है, तुम लोग थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ जाओ, इस बहाने बैठकर बातें भी हो जाएंगी। कमला और विमला भावना के घर आती हैं। भावना उसे सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाती हैं और तीसरी मंजिल के हॉल में जाकर बैठकर उनसे बातें करते हुए, लगता है तुम दोनों सामने वाली झोपड़ी में गई थी। उन बेचारों के यहाँ की छत भी उड़ गई, बड़े परेशान होंगे वो तो। तभी निखिलेश भीगे हुए कपड़ों में अपना ठेला लेकर घर पहुंचता है। ठेले पर कुछ भीगे हुए भुट्टे रखे होते हैं। ठेला घर के बाहर रखकर भुट्टे लेकर निखिलेश घर के अंदर चला आता है। आज बारिश की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा है। आखिरकार दूसरे ठेले वाले से भुट्टे पहुंचाने का काम ले लिया, पर उसमें भी कुछ भुट्टे भीग गए। लेकिन मालिक अच्छा था, उसने कुछ नहीं कहा भीगे भुट्टे ले जाओ, खा लेना। लेकिन आप सब यहाँ इतने परेशान क्यों खड़े हैं? अरे नालायक, पूछता है क्यों परेशान है? तुम 3 भाइयों के रहते हर बारिश में मेरी बहुओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। कब ठीक कराओगे ये घर? 2-4 बार और सड़क बन गई तो आधी सड़क होगी और आधा हमारा घर। माँ, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बारिश में काम ही नहीं मिलता। कभी घर का राशन, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी दूसरे खर्चे सामने आ जाते हैं। फिर भी हम पैसे जोड़ रहे हैं। एक दिन जरूर घर ठीक कराएंगे। अब ये भुट्टे भून दो, सब मिलकर खाते हैं। थोड़ी देर में भैया और शुभम भी आते होंगे। नित्या गैस चूल्हे पर हल्की आंच में भुट्टे भूनना शुरू करती है। तभी बारिश में भीगते हुए भार्गव मजदूरी से लौटता है और शुभम भाड़े का ई-रिक्शा घर के बाहर खड़ा कर घर में आता है। कुछ ही देर में पूरा परिवार बारिश का मजा लेते हुए भुट्टे खाने लगता है। लेकिन सड़क से आ रहे गंदे पानी की वजह से सभी का मुंह बन जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, अरे जल्दी आकर खाना खा लो, अभी बारिश कुछ कम हुई है, सड़क से गंदा पानी नहीं आ रहा है। हाँ बाबा, आ रहा हूँ। और एक बात बताऊँ, इस हफ्ते भगवान की कृपा से अच्छी कमाई हुई है। कम से कम 3,000 रुपए तो घर बनाने के लिए अलग रखूंगा ही। और अगर इसी तरह महीना में हम 3 भाई मिलकर अगर 10,000 रुपए भी जोड़ लेते हैं ना, तो घर की मरम्मत के लायक रकम हो जाएगी। तेज बारिश में शुभम फोन पर शांभवी से बातें करते हुए अपना ई-रिक्शा के बाद भी घर में पहले जैसी रौनक बनी हुई थी। सास और ननद आपस में बातें कर रही थी, जबकि ससुर अखबार पढ़ रहे थे। तभी सुमित्रा चाय की ट्रे लेकर आई। लीजिए माँ जी, आपकी चाय। सुमित्रा, अब छोटी बहू भी आ गई है, अब वो भी तुम्हारा हाथ बटाएगी। हाँ माँ जी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। उसी समय चंचल तैयार होकर कमरे से बाहर आई। उसे देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। अरे वाह भाभी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं।
चंचल, सच कहूं, आज तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो। अरे रोहित, ज्यादा तारीफ मत करो, कहीं नजर ना लग जाए। रोहित की बात सुनकर चंचल शर्मा गई। महेश की मजाकिया बात सुनते ही पूरा परिवार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बस हमारे घर में हमेशा ऐसी ही हंसी बनी रहे। पूरे परिवार का प्यार और हंसी मजाक देखकर चंचल काफी खुश हो जाती है। मुझे लगा था कि मायके जैसा प्यार ससुराल में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ तो हर कोई कितना अपनापन देता है। हंसी खुशी के उस माहौल के साथ दिन तो बीत गया। अगली सुबह घर में एक नए दिन की शुरुआत हुई। सुमित्रा भी नाश्ता बनाने के लिए रसोई की ओर बढ़ी, तभी उत्साह